हेलो स्टूडेंट, मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा लेक्चर में। आज हम बात करने वाले हैं डबली रेनफोर्समेंट बीम के बारे में। ठीक है, अब तक हमने जो न्यूमेरिकल सॉल्व किए पिछले वीडियोज़ में, उसमें क्या बात किया हमने, सिंगली रेनफोर्स्ड बीम क्या होता है, मतलब कि WSM के जितने भी हमारे थ्योरेटिकल पार्ट्स थे और फार्मूला पार्ट थे उन सब के बारे में हमने कवर कर लिया है। और सिंगली रेनफोर्स्ड बीम का जो कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम थे उनके बारे में भी हमने सॉल्व मतलब कि पढ़ लिया है कि कैसे हम सिंगली रेनफोर्समेंट बीम के लिए न्यूट्रल एक्सिस फाइंड आउट करेंगे, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, और फिर कैसे उसमें कितना स्टील लग रहा है, मतलब परसेंटेज ऑफ स्टील फाइंड आउट करेंगे। इन सब के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। आज हम बात करेंगे डबली रेनफोर्समेंट बीम के बारे में। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले डबली रेनफोर्स्ड बीम। डबली रेनफोर्स्ड बीम, डबली रेनफोर्स्ड बीम मतलब इस हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, दोहरा प्रबलित कंक्रीट बीम। ठीक है, दोहरा प्रबलित कंक्रीट धारण, या फिर इसको बोलते हैं डबली रेनफोर्समेंट कंक्रीट, डबली रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम बोल देते हैं। ठीक है, तो हमने आपको थोड़ा बहुत पहले ही बता दिया है कि डबली, सिंगली और टी बीम क्या होते हैं। ठीक है, यहाँ भी जान लेते हैं। हमने क्या आपको बताया था कि मान लेते हैं कोई सेक्शन है ये हमारे पास, सॉरी, ये हमारे पास क्या है, कोई सेक्शन है, सॉरी, ये न्यूट्रल एक्सिस है और यहाँ पे हमारे कुछ बार्स लग गए। ठीक है, तो इसको हमने क्या बता दिया था, इसको हमने जब हमारा केवल ये हमारा कंप्रेशन जोन हुआ, ये टेंशन जोन हुआ। ठीक है, जब टेंशन जोन में केवल हमारा रेनफोर्समेंट लग रहा था तो उसको हमने क्या बताया था आपको, सिंगली रेनफोर्समेंट बीम। लेकिन अगर यहीं पे अगर हम यहाँ पे भी लगा देते हैं 2 बार्स तो ये क्या हो जाएगा, हमारा डबली रेनफोर्समेंट बीम हो जाएगा। ठीक है, डबली रेनफोर्समेंट बीम का यूज कहाँ करते हैं, जब हमारा जो निर्बाध ऊंचाई, जिसको हम हेड रूम बोलते हैं, ठीक है, जब निर्बाध ऊंचाई, हेड रूम की गहराई जो है बढ़ाना हमारे लिए संभव ना हो। ठीक है, तो या फिर बढ़ाना हम बढ़ा नहीं सकते, वहाँ पे कुछ ऐसी कंडीशन है कि उसको बढ़ाया नहीं जा सकता है, तो वहाँ पे क्या करते हैं हम, डबली रेनफोर्समेंट बीम का यूज करते हैं कि हमको कंप्रेशन जोन में भी स्टील देना ही देना पड़ेगा, तो उस जगह पे हम डबली रेनफोर्समेंट बीम का यूज कर लेते हैं। अगर इसकी डेफिनेशन लिखना हुआ कि डबली रेनफोर्समेंट बीम हमारा क्या होता है कि, तो क्या लिख सकते हैं हम, जब सीमेंट कंक्रीट धरण में तनन और इस्पात, ठीक है, टेंशन और कंप्रेशन दोनों जोन में, ठीक है, तनन और इस्पात दोनों जोन में क्या करते हैं हम, स्टील प्रोवाइड करते हैं, तो उसको हम डबली रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम बोल देते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, अब जैसे उसमें हमने क्या किया था, न्यूट्रल एक्सिस फाइंड आउट किया, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हमने सिंगली रेनफोर्समेंट बीम के लिए फाइंड आउट किया था, वैसे ही हम डबली रेनफोर्समेंट बीम के लिए भी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं, पहले इसमें देख लेते हैं क्या क्या हमने उसमें पढ़ा था। ये पूरा टोटल डी था, कैपिटल डी, और ये हमारा स्मॉल डी था, ये बी था, ये बी था, फिर ये हमारा एक्स था, और फिर क्या हो जाएगा, ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम जो हमने इफेक्टिव कवर वहाँ पे पढ़ा था, यहाँ पे इसको स्मॉल डी डैश मान लेते हैं। ठीक, यहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ेगी स्मॉल डी डैश में, डी डैश की। ठीक, ये हुआ, और हाँ, ये हमारा ASC, AST, और ठीक है, ये हमारे इतने डाटा हमारे पास दिए गए। अब हमें क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस फाइंड आउट करना है डबली रेनफोर्समेंट बीम के लिए। हमने सिंगली के लिए क्या पढ़ा था, XC M सिग्मा CBC इंटू डी अपॉन में M सिग्मा CBC इंटू सिग्मा ST। ये हमने सिंगली रेनफोर्समेंट बीम के लिए पढ़ा था, तो यहाँ भी यही फार्मूला हमारे पास होगा। लेकिन जो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस हमने पढ़ा है वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, BX² अपॉन में 2, वहाँ पे क्या पढ़ा था, BX² सिग्मा ST AST T माइनस एक्स, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाए, BX² प्लस
1.5m माइनस 1 और फिर ASC, फिर क्या हो जाएगा D माइनस एक्स। ठीक है, ये हमारे पास x माइनस डी डैश, ये हमारे पास हो जाएगा MAST D माइनस एक्स यहाँ पे होगा। ठीक है, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस के लिए हमारे पास ये फार्मूला है। B क्या है, विड्थ ऑफ सेक्शन, x क्या है, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, M क्या है, मॉडुलर रेशियो, और ASC एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन जोन, x डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, D डैश इफेक्टिव कवर, M मॉडुलस ऑफ मतलब कि मॉडुलस रेशियो, AST एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन जोन, फिर D इफेक्टिव डेप्थ, x न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला होता है किसके लिए, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, ये सारे चीज़ हमारे पास इतना दिया गया। अब हमने क्या किया, यहाँ पे क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस देख लिया, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस देख लिया। अब इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, अब इसके बाद ठीक है हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, आई होप कि ये आपको समझ में आ रहा। ठीक है, कि कैसे क्या किया गया है। यहाँ पे 1.5m माइनस 1 किया गया है। ठीक है, बस यहाँ पे देखिए क्या था, ये थोड़ा सा यही था, बाकी ये चीज़ें चेंज थी। ठीक है, ये चीज़ें क्या, बस इतना ही चेंज हुआ यहाँ पे। वहाँ पे क्या था, सिग्मा AST था, bx स्क्वायर अपॉन 2 ये था इक्वल टू MAST D माइनस एक्स। लेकिन सिग्मा ST की वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे सिग्मा ST की वैल्यू चेंज होके हमारे पास सिग्मा AST के स्थान पे ये इतना डाटा हमारे पास आ गया है। जब हम डबली रेनफोर्समेंट बीम का यूज करेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव आ गया है। ठीक है, ये हुआ हमारे पास, ये क्या हमारे पास एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ। अब क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ। अब हम देखेंगे कि हमारे पास मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जिसको हम प्रतिरोध आघूर्ण बोलते हैं हिंदी में, हिंदी वाले भी जान जाएंगे प्रतिरोध आघूर्ण। तो आपको यहाँ पे देखिए हम इंग्लिश में लिख रहे हैं लेकिन बोल हिंदी में ही रहे हैं, समझा हिंदी में रहे हैं, तो इसलिए ऐसा कर रहे हैं ताकि जो इंग्लिश वाले भी हैं उनको भी ऐसा ना हो कि ना समझ में आए, मतलब कि समझ में आना चाहिए सारी चीज़, इसलिए ऐसा कर रहे हैं ताकि दोनों लोगों को समझ में आ जाए। हिंदी वालों को भी बोल हिंदी में रहे हैं ताकि हिंदी वालों को समझ में आए, लिख इंग्लिश में रहे हैं ताकि इंग्लिश वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए अब जायसवाल जी कैसे आपको पढ़ाते हैं और आपको अच्छे से कैसे समझ में आ जाता है। ठीक, जायसवाल जी का फंडा देखिए क्या है। ठीक है, एक चीज़ हम आपको बता दें, ठीक है, जो हमने अभी तक देखा है, एक्सपीरियंस हमें हुआ है, ठीक, कोई भी होगा, ये जरूर चाहे कि आप आगे बढ़ें, सफल हों, लेकिन ये कभी नहीं चाहेगा कि आप उससे आगे हों। जो ये बंदा कह रहा है, जो बंदा कह रहा है कि आप आगे हों, वो खुद से आगे बढ़ने के लिए कभी नहीं चाहेगा। वो चाहेगा कि आप उसके ही नीचे ही रहें, उससे ऊपर कभी ना जाएं। ठीक है, तो इसलिए आप अपनी मंजिल, अपना रास्ता खुद तय कीजिए और अपनी मंजिल को खुद डिसाइड कीजिए कि हमको कहाँ पे जाना है, किस तरह से जाना है, ये आपको खुद से डिसाइड करना पड़ेगा। अगर आप किसी के भरोसे रहेंगे तो आप सक्सेस नहीं हो सकते। इसलिए आप अपनी मंजिल, अपना रास्ता खुद तय कीजिए। ये रहा। ठीक है, ये जो एक्सपीरियंस हमारे पास है वो हम आपसे शेयर कर रहे हैं। बाकी ये देखिए जायसवाल जी आपको कैसे पढ़ाते हैं। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हमको फाइंड आउट करना है, प्रतिरोध आघूर्ण फाइंड आउट करना है। हमने किस 3 प्रकार के सेक्शन पढ़े हैं, कौन कौन से सेक्शन? पहला बैलेंस सेक्शन, जिसको हम इकोनॉमिकल सेक्शन भी बोलते हैं।
या फिर संतुलित खंड जिसको बोल देते हैं। दूसरा क्या बोला था हमने, अंडर रेनफोर्स सेक्शन जिसको अल्प प्रबलित खंड बोल देते हैं। तीसरा ओवर रेनफोर्स सेक्शन जिसको हम अति प्रबलित खंड बोल देते हैं। ठीक है, ये हुआ 3 प्रकार के सेक्शन हमने पढ़ा था। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो डबली रेनफोर्समेंट बीम के लिए होता है वो केवल 2 तरह के सेक्शन के लिए होता है, एक ओवर रेनफोर्स सेक्शन, दूसरा अंडर रेनफोर्स सेक्शन। तो ओवर रेनफोर्स सेक्शन, ठीक है, पहले देख लेते हैं ओवर रेनफोर्स सेक्शन के लिए हमारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना होगा, फिर देखते हैं अंडर रेनफोर्स सेक्शन के लिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना होगा। पहला क्या हो जाएगा, ओवर रेनफोर्स सेक्शन। ओवर रेनफोर्स सेक्शन के लिए फॉर्मूला क्या हमारे पास हो जाएगा, MR बराबर BX सिग्मा CBC अपॉन में 2D माइनस x/3। और फिर इसके आगे ध्यान दीजिएगा, इतना तो आप जान ही रहे हैं, लेकिन इसके आगे क्या फार्मूला हो जाएगा वो आप ध्यान दीजिए। 1.5 m-1 फिर ASC इंटू सिग्मा CBC डैश और फिर क्या हो जाएगा D माइनस D डैश। ये किसके लिए फार्मूला हुआ हमारा, ओवर रेनफोर्स सेक्शन के लिए। अब एक एक कंपोनेंट देखिए क्या क्या होता है यहाँ पे। सॉरी, बी तो जानते ही आप, एक्स भी जानते हैं, सिग्मा CBC जानते हैं। बी विड्थ हो गया, एक्स डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस हो गया, सिग्मा CBC हो गया। परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस हो गया, डी इफेक्टिव डेप्थ, एक्स डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, एम मॉडुलर रेशियो, ASC एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन जोन। अब सिग्मा CBC डैश क्या होता है, सिग्मा CBC डैश ये क्या होता है, सिग्मा CBC इंटू एक्स माइनस टी डैश अपॉन में एक्स, ये होता है। अगर सिग्मा CBC हमको फाइंड आउट करना हुआ तो इस फॉर्मूले से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सिग्मा CBC का मान हमें पता ही रहता है, कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करते तो उसमें सिग्मा CBC जरूर दिया रहता है, या फिर बोल देगा कि इस ग्रेड की कंक्रीट है, उसमें सिग्मा CBC हमने कैसे फाइंड आउट करना है वो आपको बता दिया। एक्स दिया ही रहेगा, एक्स हम फाइंड आउट ही कर लेंगे, डी डैश हमको दिया ही रहेगा, एक्स फिर फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक, तो ये हुआ किसके लिए, हमारा ओवर रेनफोर्स सेक्शन के लिए। अब हम देखते हैं अंडर रेनफोर्स सेक्शन के लिए क्या होता है। ठीक है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले कीजिए, या फिर अगर आप साथ में नोट कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं तो और अच्छी बात है। अंडर रेनफोर्स सेक्शन अल्प प्रबलित खंड के लिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारे पास, जो अल्प प्रबलित खंड के लिए क्या हो जाएगा, सिग्मा ST AST, हाँ सिग्मा ST AST D माइनस वाई। क्या हुआ, कुछ आपको डिफरेंस जरूर लग रहा हो, क्या है यहाँ पे y है, y का मान क्या है, तो y का मान भी हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो अब देखते हैं कि y का मान कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, y के मान के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, वो क्या होता है, y बराबर C1 मल्टीप्लाई बाई x/3 C2 मल्टीप्लाई बाई D डैश अपॉन में C1 प्लस C2। अब यहाँ पे भी कुछ डिफरेंस आपको मिल गया कि C1 C2 क्या है। आप पूछेंगे जाहिर सी बात है सर C1 C2 क्या दिया गया है, तो आपके पूछने से पहले ही हम बता देते हैं आपको। ठीक है, तो देखते हैं C1 C2 क्या है। कंप्रेशन जोन, सॉरी कंप्रेशन स्टील, ठीक है, कंप्रेशन कंक्रीट C1 क्या है, एक एक करके C1 क्या है, जो कंप्रेशन कंक्रीट यहाँ पे डाला गया है, कंप्रेशन फोर्स को रजिस्ट करने के जो कंक्रीट यहाँ पे, अब RCC तो कंक्रीट तो पड़ेगी, कंक्रीट पड़ेगी तो वो कंप्रेशन सहेगी, कंप्रेशन को बियर करेगी। तो कंप्रेशन बियर करने के लिए जो स्टील यहाँ पे डाला गया है उसका रिजल्टेंट हमारा C1 हो जाता है। और जो कंप्रेशन जो स्टील डाला गया उसको हम कंप्रेशन स्टील बोल देते हैं। कंप्रेशन स्टील का जो रेजिस्टेंस होगा, जो
रिजल्टेंट होगा, सॉरी रिजल्टेंट होगा, उसको हम C2 बोल देते हैं। ठीक, तो यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं y का मान। तो ये हुआ आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस किसके लिए, अंडर रेनफोर्स सेक्शन और ओवर रेनफोर्स सेक्शन के लिए। ठीक है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम साइड हो जाते हैं। ठीक है, आई होप कि स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब चलते हैं एक न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं कि कैसे फाइंड आउट करते हैं एक एक चीज। ठीक है, ये सारी चीज़ें अभी हमको फिर निकालनी पड़ेंगी, इसलिए हमको मिटा नहीं रहे इसको। दिया रहेगा क्वेश्चन में, कुछ चीज़ दिया रहेगा, कुछ निकालनी पड़ेगी। तो क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं कि क्वेश्चन क्या है। ठीक है, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। क्या कह रहा है कि एक 300 mm गुणे 500 mm, जो 500 mm यहाँ पे कुल गहराई दिया गया है, कि दोहरी प्रबलित कंक्रीट धारण, मतलब कि डबली रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम है, को तली पर 22 mm व्यास की 4 छड़ों तथा ऊपर 20 mm व्यास की 2 छड़ों से प्रबलित किया गया है। प्रत्येक छड़ पंक्ति का प्रभावी आवरण 50 mm है। इसके 8 मीटर प्रभावी पाट पर भार जो यह धरण वहन कर सकता है ज्ञात कीजिए। M15 ग्रेड की कंक्रीट व FE 415 ग्रेड का इस्पात इस्तेमाल किया गया है। M = 18 माना गया। ठीक, तो आप चाहे तो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या क्या हमारे जो है वो दिया गया। आप पहले तो देख लीजिए चौड़ाई कितना दिया गया, 300। ठीक है, और टोटल गहराई कितना दिया गया, 500। और ये कितना दिया गया हमारा, जो कवर दिया गया इफेक्टिव कवर यहाँ से यहाँ तक का, ये 50 ही हमारा D- हो जाता है। ठीक है, ये हमारा इफेक्टिव D- हो जाता है 50 mm। तो जब ये 50 mm, यहाँ भी हमारा 50 mm, यहाँ भी 50 mm, तो यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या होता है, इफेक्टिव डेप्थ होता है D, स्मॉल d। तो ये कितना हो जाएगा, 450। ठीक, ये हमारा 450 हो गया। और क्या दिया गया है, ये यहाँ पे 4 स्टील रॉड दिया गया है। इसको हम 4 स्टील रॉड यहाँ पे बना देते हैं, 1 2 3 4। चारों का डाया हमारे पास कितना दिया गया है, 22 mm 4 नंबर्स ऑफ बार। और यहाँ पे क्या दिया गया, 2 दिया गया। ठीक है, 20 mm 5 और 2 नंबर्स ऑफ बार। ठीक है, इतना डाटा हमारे पास दिया गया है। अब हमको क्वेश्चन सॉल्व कर, और कुछ हमारे पास दिया गया, क्या दिया गया, M15 ग्रेड की कंक्रीट दिया गया है। ठीक है, जब हमारे पास M15 ग्रेड की कंक्रीट है तो उसका हम परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस कैसे ज्ञात करेंगे, उसको देख लेते हैं। हमने आपको बताया था M15 ग्रेड के लिए, पहले तो आप कंक्रीट का हमें बता दीजिए कि क्या होता है। कि कंक्रीट का जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है वो कितना होता है, 3। और M15 ग्रेड की कंक्रीट है तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा, 15। तो सिग्मा CBC कितना हो जाएगा, 15/3 बराबर 5 न्यूटन पर mm²। ठीक है, और सिग्मा ST FE 415 के लिए सिग्मा ST का मान 415/1.78, ये लगभग आता हमारा 233.5 का क्या था, लेकिन कोड ने स्टैंडर्ड हमें बता दिया 230 न्यूटन पर mm²। जो IS कोड हम पढ़ते हैं उसमें डायरेक्ट दिया गया 230 न्यूटन पर mm²। ठीक है, ये होता है, आप IS कोड में जाके पढ़ सकते हैं। तो हमारे पास क्या पता चला, सिग्मा CBC और सिग्मा ST का मान यहाँ से पता चल गया। ठीक है, अब हम देखते हैं, 1 मिनट आप रुकिए। अब हम देखते हैं आगे, एक एक पॉइंट को हम लिख लेते हैं क्या क्या हमारे पास दिया गया है। सिग्मा CBC
5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, सिग्मा एस टी ये है 230 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये M15 ग्रेड की कंक्रीट के लिए, और ये Fe415 स्टील के लिए। और हमको एरिया भी इसका फाइंड आउट करना है, ठीक है। एरिया कितना होता है हमारा, ये जो हमारा होता है एरिया, एक मिनट आप रुकिएगा। एरिया कितना हमारा होता है, ये होता है π/4 इंटू डी स्क्वायर, ठीक। तो हमको अगर AST फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन जोन, ठीक है। तो ये कितना हो जाए, 4 नंबर ऑफ बार्स है, 4 π/4 इंटू डी स्क्वायर, 4 कैंसिल हो जाएगा, π/4 मतलब कि 4 कैंसिल हो जाएगा, पाई मल्टीप्लाई बाई डी स्क्वायर, पाई इंटू 22 का स्क्वायर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 1520 समथिंग आएगा, ठीक है। तो इसको हम 1520 mm स्क्वायर आसानी के लिए ऑब्जर्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा टेंशन जोन के लिए, मतलब कि AST का मान, यहाँ पे हम AST लिख लेते हैं 1520 mm स्क्वायर। अब अगर हमको यहीं पे ASC निकालना हुआ, एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन जोन, ASC, तो यहाँ पे 2 नंबर ऑफ बार्स है, π/4 इंटू डी स्क्वायर, तो ये 2 दूनी 4, π/2 इंटू ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, एक मिनट आप कैलकुलेटर लेके बैठिएगा, ठीक है। ये π/2 मल्टीप्लाइड बाय 20 का स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारा 628.31, ठीक है। तो इसको समथिंग हम कितना ले लेते हैं, 628 mm स्क्वायर। ASC बराबर 628 mm स्क्वायर, ठीक है। ये हमने एरिया फाइंड आउट कर लिया। हमारे पास BD ये सब दिया गया। धरण का जो इफेक्टिव स्पान दिया गया है, क्वेश्चन में इफेक्टिव स्पान दिया गया है, इसकी जरूरत अभी हमको पड़ेगी। स्पान 8 मीटर दिया गया है, ठीक है। अब एक एक करके हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस और एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस फाइंड आउट करेंगे। तो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस XC बराबर M सिग्मा CBC मल्टीप्लाइड बाय D अपॉन में M सिग्मा CBC प्लस सिग्मा ST। तो M का मान 18 दिया गया है, कह रहा है M का मान 18 मान लीजिए। सिग्मा CBC 5 मल्टीप्लाई बाई D, डिफेक्टिव डेप्थ 450, फिर 18 गुणे 5 प्लस 230, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। 18 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 450, फिर डिवाइडेड बाई 18 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई प्लस है 230, एक मिनट, इसको हम 18 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 450, ये आता है हमारा 40500, फिर नीचे 18 मल्टीप्लाइड बाई 5 फिर प्लस में 230, ये हमारा 320। अब इसको डिवाइड कर देंगे तो 40500 मल्टीप्लाइड बाई 320, ये हमारा जाएगा कुछ 126.56 समथिंग में आ जाएगा, ठीक है। तो ये XC का मान हमारे पास कितना आया, 230, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है।
इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 126.56 mm। ये एक्स सी का मान निकल के आया। अब हम फाइंड आउट करेंगे क्या, एक्स ए मतलब कि एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। ये यहाँ पे इसको ऐसे कर देते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं। हाँ, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस फाइंड आउट करेंगे। एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस के लिए हमने क्या फार्मूला पढ़ा, फार्मूला हमने पढ़ा कि बी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस में 1.5 m माइनस वन ए एस सी इंटू एक्स माइनस डी डैश और फिर बराबर में हमने क्या पढ़ा, एम ए एस टी, इसको हम मिटा देते हैं, एम ए एस टी इंटू डी माइनस एक्स। ठीक है, ये हमने फार्मूला पढ़ा। अब इसमें मान को केवल हम रख देंगे, बी का मान 300, एक्स हमको ज्ञात करना है अपॉन में 2, फिर प्लस 1.5 मल्टीप्लाई बाई 18 माइनस 1, ए एस सी का मान यहाँ पे हमारे पास आया 628 आया था, सारी ये 628। इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, इसको इधर लिख देते हैं 450 इफेक्टिव डेप्थ। ये 6 to 8 और इंटू एक्स माइनस डी डैश 50 और फिर बराबर में 18 ए एस टी 1520 डी 450 माइनस एक्स 50। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 18 माइनस 1, यह आ जाएगा 26, फिर मल्टीप्लाई बाय 6 to 8, ये आया इतना, ये हो जाएगा माइनस मल्टीप्लाई बाय 50, 816400 इक्वल टू ये 18 मल्टीप्लाई बाई 15 और ये 400 मल्टीप्लाई बाई 400, ये आ जाएगा। ठीक है, इतना आएगा। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये कितना निकल के आएगा हमारा, ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 291.3x माइनस 87525 इक्वल टू 0। ये एक हमारे पास क्या द्विघात समीकरण बन के आएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे श्रीधरा चार फार्मूले से, फिर द्विघातीय सूत्र से सॉल्व करेंगे इसको। तो x का मान क्या फार्मूला होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ये हमारे पास फार्मूला होता है। तो मान रख देते हैं माइनस बी मतलब कि माइनस 291.3 फिर प्लस माइनस 291.3 का स्क्वायर माइनस, और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, इसको हम प्लस लिख देते हैं। 4a का मान 1 है, 8755 और डिवाइडेड बाई 2a की वैल्यू 1 मतलब कि 2, ये x। जब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा निकल के आएगा कि माइनस 291.3 प्लस माइनस, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 291.3 का स्क्वायर फिर प्लस आ जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 87525 ये इतना आ गया
अब इसका रूट करते हैं तो ये आ जाएगा 659.5, 659.5। ये इसको स्क्वायर रूट ले लिए 659.51 अपॉन में 2। जब इसको सॉल्व करेंगे, हमने आपको बताया था कि निगेटिव वाला जो वैल्यू आएगा उसको हम नहीं ऑब्जर्व करते, उसको नहीं लेते हैं, उसको नहीं मानते। जो पॉजिटिव वाली वैल्यू आती है वही हम मानते हैं, ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना हमारे पास आ जाएगा मान, ठीक है। इसको हम 127 लिख सकते हैं, ठीक है। 184 mm निकल के आएगा। ये हमारा क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस और एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस निकल के आया है। अब यहाँ से हम देखेंगे कि ये सेक्शन हमारा ओवर रेनफोर्स सेक्शन है या फिर अंडर रेनफोर्स सेक्शन, ठीक है। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। आई होप कि स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब हम चलते हैं आगे और देखते हैं, ठीक है, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब हाँ, ये हमारा, इसको अगर 127 मान लेते हैं, ठीक है, 127 mm अगर इसको मान लेते हैं तो ये क्या है, XC इज लेस देन XA, XC इज लेस देन XA हमारे पास ये निकल के आया है, ठीक है। तो ये हमारे पास किस कंडीशन में था, जब अति प्रबलित खंड था, ठीक है। अति मतलब कि ओवर रेनफोर्स सेक्शन के लिए ये कंडीशन हमें पास लागू होती है, ठीक है। तो मतलब कि ये हमारा ओवर रेनफोर्स सेक्शन हो जाएगा। अब ओवर रेनफोर्स सेक्शन के लिए हमने अभी फार्मूला पढ़ा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का। इसके लिए हम क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। आई होप कि इतना आप सभी को समझ में आया होगा कैसे फाइंड आउट किया। ये सारे वही पुराना मेथड्स है हमारे पास। ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे पड़ा, लेकिन कुछ करना नहीं है, सारा डाटा हमारे पास दिया गया है। बस डाटा हमको फार्मूले में पुट करना है, उसके बाद सॉल्व करते चले जाना है, तो ये हमारे निकल के आ जाता है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आगे फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं XC का मान कितना आया 127 mm, XA का मान 184 mm, ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन। ओवर रेनफोर्स सेक्शन के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा है क्या, MR बराबर BX सिग्मा CBC। एक मिनट आप रुकेंगे, क्या फॉर्मूला पढ़ा है, BX सिग्मा CBC अपॉन में 2 इंटू D माइनस x/3 प्लस में 1.5 m माइनस 1 ASC इंटू सिग्मा CBC डैश इंटू D माइनस D डैश, ठीक है। ये हमने फार्मूला अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा, ठीक है। तो BX पहले तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमको केवल सिग्मा CBC की वैल्यू नहीं पता है, उसको पहले फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक कॉर्नर पे फाइंड आउट कर लेते हैं, सॉरी, सिग्मा CBC डैश हमने इसके फॉर्मूला पढ़ा, सिग्मा CBC x माइनस D डैश अपॉन में x, ठीक है। अब एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे x का मान कौन सा लिया जाएगा, ठीक है। x का मान कौन सा लिया जाएगा, हमारे पास दो मान आया है, एक क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, लेकिन अधिक कौन सा है हमारा 184, ठीक है। तो यहाँ पे हम 184 को लेके सॉल्व करेंगे। तो सिग्मा CBC मान कितना है 5,
x का मान 184 माइनस डी का मान 50 अपॉन में 184। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले तो 184 माइनस 50 मल्टीप्लाई बाय 5 और फिर डिवाइड बाई 184। ये हमारे पास आया 3.64। सिग्मा सीबीसी डैश की वैल्यू हमारे पास 3.64 आ गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे सभी डाटा को रख के सॉल्व करते हैं। 3.64 आप इसको याद रखिएगा। बी का मान 300, एक्स का मान 184, सिग्मा सीबीसी का मान 5 अपॉन में 2, डी का मान 450 माइनस 184 डिवाइडेड बाई 3 प्लस में 1.5 मल्टीप्लाइड बाई एम का मान 18 माइनस 1, ASC का मान 628 और 3.64, डी का मान 450 माइनस 50। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कितना आता है। 300 मल्टीप्लाई बाई 184 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइडेड बाई 2, ये हमारे पास आया 138,000। ठीक है, फिर 450 माइनस 184 डिवाइडेड बाई 3, ये मल्टीप्लाई बाई 3 8.67, फिर प्लस 18 मल्टीप्लाई बाई 1.5 माइनस 1, फिर मल्टीप्लाई बाई 628 मल्टीप्लाई बाई 3.64 मल्टीप्लाई बाई 400। एक मिस्टेक हो गया। 1.5 मल्टीप्लाई बाई 18 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 628 मल्टीप्लाई बाई 3.64 और फिर मल्टीप्लाई बाई 400। तो ये हमारे पास निकल के आ गया 23773568। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, प्लस करते हैं, इसको हम प्लस कर देते हैं इसी में। ठीक है, 138123 और फिर मल्टीप्लाई बाय 388.67, तो ये आता है हमारे पास 77410028। ये हमारे पास न्यूटन में आया है। ठीक है, न्यूटन mm में। एक मिनट, इसको हम फिर से सॉल्व कर लेते हैं, कुछ मिस्टेक लग रहा है। मल्टीप्लाई बाय 388.67, 300 मल्टीप्लाई बाय 184 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, और फिर 184 डिवाइड बाई 3, फिर 450 में इसको माइनस कर देंगे। सही है। ठीक है, 23773568। ठीक है, ये 77410028 न्यूटन mm। ये इतना हमारे पास मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकल के आया है। ठीक है, क्या हुआ, इतना हमारे पास मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकल के
आया है। अब हमको आगे ज्ञात क्या करना है, ठीक है। क्वेश्चन में हमारे क्या ज्ञात करना था, एक मिनट क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि इसके 8 मीटर प्रभावी पार्ट पर जो इफेक्टिव स्पान है पर कितना लोड आ रहा है जो यह वहन कर सकता, मतलब कि सहन कर सकता है, कितना लोड, मतलब कि लोड काउंट करना है कि कितना यह सहन कर सकता है। तो ये तो हमारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकल के आया, इसको भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। आई होप कि ये आपको डाटा समझ में आएंगे कैसे सॉल्व किया जा रहा है, ठीक है। ये 77410028 न्यूटन mm, ठीक है। आप कैलकुलेटर लेके बैठिएगा, सॉल्व कीजिएगा। बाई चांस अगर हमसे कहीं मिस्टेक हो जाती है, ठीक है, तो आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है। ये हमारे पास मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकल के आया। अब क्या करेंगे कि मान लेते हैं कुल जो हमारे पास क्या है, 8 मीटर का स्पान दिया गया है हमारे पास, इफेक्टिव जो स्पान दिया गया है वो 8 मीटर का दिया गया है। अब इस 8 मीटर के स्पान पे कितना लोड आ रहा है, मान लेते हैं प्रति मीटर स्पान पे जो लोड आ रहा है वो मान लेते हैं, माना प्रति मीटर स्पान पर या फिर पार्ट पर लिख देते हैं, पार्ट पर समवितरित भार W किलो न्यूटन, सॉरी W न्यूटन, ठीक, W न्यूटन। और इफेक्टिव स्पान टोटल कितना दिया गया, 8। तो अधिकतम बंकन आघूर्ण जो इस पे कितना आ जाएगा, वो कितना होता है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हमने आपको सोम में पढ़ाया हुआ, कैसे फाइंड आउट करते हैं। डायरेक्ट इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करने की, जब यूडियल लोड लगा हुआ किसी पे तो WL² अपॉन में 8 होता है, ठीक है। यहाँ पे यल क्या होता है, हमारा इफेक्टिव स्पान ही होता है, ठीक है। तो W का मान हमारे पास W है और ये 8 का स्क्वायर है अपॉन में 8, ठीक है। तो ये हमारा ये किलो न्यूटन में होता है, इसको हम न्यूटन में चेंज करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 8 से 8 कैंसिल, ये 8000 W, ठीक है, न्यूटन mm आ जाएगा। ये बेंडिंग मोमेंट निकल के आया, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कि उस जो हमारा इफेक्टिव जो स्पान दिया गया, ये तो हम क्रॉस सेक्शन बनाए हुए हैं, लेकिन ये बीम क्या होगी, अगर हम इसको 3D बनाएं तो ये बीम कुछ इस तरह से बनेगी, ठीक है। तो ये जब आगे बढ़ती चली जाएगी ये बीम, ठीक है, तो उसका जो स्पान दिया गया है, जैसे ये बीम मान लेते हैं कुछ इस तरह से बनी हुई है, ये कुछ आगे ऐसे बनती चली जाएगी, ठीक है। तो इसका जो इफेक्टिव स्पान सेंटर टू सेंटर दिया गया है, यहाँ पे मान लेते हैं ये खत्म होता है, ये कुछ इस तरह से मान लेते बना हुआ है, ठीक है। तो इसका जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है ये हमारा 8 मीटर दिया गया है। अगर इसको 3D में आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं तो देखिए, तो इस पे हमारा यूडियल लोड, कोई भी यूडियल लोड लग रहा है तो हमारा उस पर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम कितना हो जाएगा, 8000 W, ठीक है। ये हमारा बेंडिंग मोमेंट, यहीं पे अब हमको W का मान ही फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब इसको देखते हैं, फाइंड आउट करते हैं। अभी जो बेंडिंग मोमेंट है, ठीक है, बेंडिंग मोमेंट को अभी जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हमने ज्ञात किया इसके प्रति, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग, इसके समतुल्य क्या करते हैं, इसके तुल्य रखने पर, मतलब कि मान लेते हैं कि बेंडिंग मोमेंट जो आया है ये हमारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के बराबर है। जब बेंडिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा, MR बराबर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, तो ये हमारा 77 41 00 28 इक्वल टू 8000 W। तो W का मान यहाँ से कितना हो जाएगा, 77410028 अपॉन 800। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं कैलकुलेटर में। 77410028 डिवाइडेड बाई 8000, ये हमारा आ गया कुछ 9676
25, ठीक है। ये कुछ इतना आया हमारे पास न्यूटन, ये W का मान आया हमारे पास, ठीक है। ये कितना है, कुल संवितरित भार हमने क्या माना है कि माना प्रति मीटर स्पान पर संवितरित भार, ठीक है। टोटल जो संवितरित भार हमारा लग रहा है वो कितना है, संवितरित भार मतलब क्या समझ रहे हैं आप, यूडीएल लोड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, ये हमारा संवितरित भार, ये इतना आया। अब क्या करना है कि उस पर जो धरण पर अध्याय जो आ रहा है भार उसको, ठीक है, ये 1 मीटर पे हमारा आया। अब हमें 8 मीटर स्पान पे ज्ञात करना कितना लोड लगेगा अलग से बीम के स्पान को छोड़ के, बीम का जो लोड है उसको छोड़ के कितना आएगा, ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं, ठीक है। तो इसको यहाँ पे हम लिख देते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन कुछ ज़्यादा इसमें बार बार मिटाना पड़ रहा है, तो वीडियो को आप पॉज कर करके समझ के सॉल्व करके, ठीक है, अपना खुद कैलकुलेटर लेके बैठिए, सॉल्व कीजिए और समझिए। ये हमारा W का मान कितना आ गया, 9676.25 न्यूटन, ठीक है। जब आप खुद से सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि कैलकुलेशन इसमें बहुत ज़्यादा है, देख रहे हैं बार बार मिटाना पड़ रहा है, बार बार सॉल्व करके मिटाना पड़ रहा है, तो आपको थोड़ा समझ में कम आएगा, लेकिन आप कोशिश कीजिए समझने की इसको, ठीक है। आप कोशिश कीजिए समझने की तो आपको समझ में अच्छे से आएगा। अब क्या करेंगे, धरण की प्रति मीटर लंबाई में स्वयं का भार, ठीक है। अब जो ये हमारा 1 मीटर स्पान पर लोड आया, ठीक, कितना, वो इसका जो सेक्शन का जैसे सेक्शन भी था और ऊपर से जो लोड आ रहा था उसको लेके था ये, ठीक है। मतलब कि ये मान लेते हैं कोई बीम है, बीम पे क्या कर रहे हैं, इस पर हम लोड लगा रहे हैं 1 मीटर, ये मान लेते हैं पूरा 8 मीटर का, ये इतना 1 मीटर मान लेते हैं इसको। जब इस पर लोड लगा रहे हैं 1 मीटर जो है इसका लोड लेके, और जो इस पर ये इसका लोड लग रहा है, इसका लोड जो लग रहा है इसको लेके, इसका जो दोनों का लोड है वो कितना आ रहा है हमारा, वो 9676.25 न्यूटन आ रहा है। लेकिन अब हमको क्या करना है, केवल इसका लोड ज्ञात करना कि इस पर कितना लोड इसका रहेगा, तो इसके लोड में से, टोटल लोड में से क्या करेंगे, इसका लोड माइनस कर देंगे, तो कितना आएगा, वही हमारा जो आएगा वही इसका मान हो जाएगा कि ऊपर से कितना लोड लग रहा है। तो पहले तो इसका लोड ज्ञात कर लें, पहले इसका भी लोड ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका लोड के लिए धरण का स्वयं का भार 1 मीटर स्पान के लिए केवल ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है। 1 मीटर स्पान मतलब कि 1.30, ये mm में है, इसको मीटर में 0.50, और ठीक है मल्टीप्लाई बाय ये 25,000, ये कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 3750, ठीक है। ये हमारा आया 3750 न्यूटन। इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं। न्यूटन पर मीटर, ठीक है, न्यूटन पर मीटर, ये मीटर में आया है, और ये भी क्या हमारा न्यूटन पर मीटर में आया हुआ है। अब धरण पर जो लग रहा है ऊपर से, धरण पर अध्यारोपित भार, वो कितना हो जाएगा, 9676.25 माइनस 3750, 9676.25, ये आया 592625, ठीक, ये न्यूटन पर मीटर 1 मीटर पे। इसको किलोमीटर में चेंज कर देती 5.926 किलो न्यूटन मीटर। फाइनली हमको यही फाइंड आउट करना था, ठीक है। अब हमको यही फाइंड आउट करना था, और ये फाइंड होके हमको आ गया, मिल गया कि क्या फाइंड करना था, ठीक है। तो यही जो हमको फाइंड आउट करना था, ये हमारा आ गया 5.9 किलो न्यूटन का लोड इस बीम पे 1 मीटर स्पान पे
आ रहा है। ठीक, तो आई होप कि ये आज का जो न्यूमेरिकल रहा आपको समझ में आएगा। न्यूमेरिकल थोड़ा डिफिकल्ट था क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करने हैं। ठीक है, कैलकुलेशन ज़्यादा की वजह से बार बार हमको मिटा के फिर बार बार लिखना पड़ रहा है। ठीक, तो इसलिए आपको थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम हुई होगी, लेकिन आप ट्राई कीजिए कि किस प्रकार से इसको हम समझ सकते हैं। पॉज कर करके वीडियो बार बार देख कैलकुलेशन आप खुद से कीजिए। तो आज अगर आप बुक में देखेंगे तो बुक में कैलकुलेशन गलत भी मिल सकती है, इसलिए आप कैलकुलेशन हमेशा खुद से कीजिए। ठीक है, और हम आपसे ये रिकमेंड करेंगे सबसे पहले आप जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले जो अध्याय में आपके जो पीछे न्यूमेरिकल दिए रहते हैं उसको सॉल्व करने से पहले आप एग्जाम्पल्स जो दिए रहते हैं, ठीक है, जो उदाहरण दिए रहते हैं बुक में, पहले उसको सॉल्व कीजिए, फिर आगे के न्यूमेरिकल आप सॉल्व कीजिए, तब आपको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, तो ये रहा आज का टॉपिक। अब यहीं पे क्या होता है, आपका जो WSM का ये चैप्टर है ये पूरा ख़त्म होता है। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब नेक्स्ट चैप्टर के साथ, जो कि है LSM, लिमिट स्टेट मेथड। अगर सिलेबस में देखें तो शेयर स्ट्रेंथ के बारे में दिया गया है, लेकिन ये सेकंड चैप्टर में ही आपका WSM, LSM और उसके जंक्शंस दे दिए गए हैं। तो उसी में LSM और उसके जंक्शंस को बताने के साथ साथ हम पूरा चैप्टर खत्म कर दे रहे हैं LSM। उसके बाद फिर आपको शेयर स्ट्रेंथ बताएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।